क्या कर रहे हैं हम लोग? वही जो रोज़ करते आ रहे हैं, लोगों को पढ़ाना, बताना, समझाना। और वो पढ़ना लिखना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है, तो लोग पढ़ते कम हैं, इधर उधर की बातों को बहुत देखते हैं और मज़े लेते हैं। पर अभी पढ़ने का जिनका वक्त है वो पढ़ ले, क्योंकि ये वक्त जो है ना आज ही आज है, क्या पता कल हो ना हो। ठीक है, तो ये वक्त गुज़र जाएगा, फिर जब गुज़र जाएगा जैसे भी हो, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि हमने अपने बीते हुए कल में क्या किया, क्या नहीं किया, और हमें क्या करना चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए था पर आपने किया नहीं, आपने तो वो पल गुज़र गया और आपने किया नहीं। फिर जब कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछतावत क्या होत। ठीक है ना, सुना तो होगा। तो उसी को हम आपको समझाते रहते हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो फिर वक्त नहीं होता। तो ये वक्त जो है आपके लिए, जिस काम के लिए भी है, जिस एज ग्रुप में भी है, इस वक्त की एक डिमांड है आपके जीवन से, आपके ज़िंदगी से। उस डिमांड को समझिए और करिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ना लिखना करियर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस ज़िंदगी को, इस टाइम को उसी तरीके से इस्तेमाल किए। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स। मैं कराता हूँ, थोड़ा सा देखिए। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स जो है, थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनामिक का मतलब होता है चेंज, चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज। ठीक है ना, जो बाहर में सराउंडिंग में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक सिस्टम होता है, उसमें क्या चेंज आता है या चेंज होता है, और यह चेंज करता है हीट की वजह से। अगर हीट देते हैं सिस्टम को, सिस्टम को देते हैं हीट को, या हीट फिर लेते हैं सिस्टम से, तो उस सिस्टम पे क्या चेंज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो पहला टर्म आता है वो आता है सिस्टम। सिस्टम को देखते हैं कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, सिस्टम लेते हैं, अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under observation is called system। ठीक है ना, इस यूनिवर्स में बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें, वो एक सेक्शन जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। जैसे कोई बॉडी है, अगर हम लोग उसको हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना टेम्परेचर बढ़ा, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर हीट निकालेंगे तो क्या टेम्परेचर घटेगा, कितना घटा, कितना, क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ा। अगर उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तो वही हमारा सिस्टम कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग यहाँ क्लास हो रहा, टीचर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी हम समझाएंगे, बताएंगे, ड्राइव करेंगे, रिलेशन बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, तो ये क्या है, ये एक हम लोग सिस्टम में है, हम लोग एक सिस्टम में। इससे बाहर जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, हम लोग उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे फोकस किए हुए हैं। तो ये हमारा सिस्टम है। तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे मैंने बताया कि फिज़िक्स प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मान लो फिज़िक्स प्रैक्टिकल होता है, थर्मामीटर का कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे टेम्परेचर का रिकॉर्ड करना है, या टेम्परेचर बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो जो थर्मामीटर का प्रोसीजर होता है हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, जो बच्चे किए हैं वो जानते हैं कि जब भी कभी कोई प्रैक्टिकल करने जाता है फिज़िक्स में, तो उसका पूरा एक प्रोसीजर दिया जाता है कि पहले ये करिए, पहले ये डिवाइस लिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिए, ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन लीजिए, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाइए, फिर कैलकुलेट करिए, आपका इतना आंसर आएगा, तो ये सही आंसर आएगा। ठीक है, तो वो एक हम लोग करते हैं। लेकिन पता चला कि वो जो थर्मामीटर का एक्सपेरिमेंट है उसका एक टेम्परेचर दे रखा 25 डिग्री टेम्परेचर पे, या एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट करना है।
लेकिन जैसे मान लो सर्दी के दिन है या गर्मी के दिन है, तो सर्दी में तो 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाते हैं, 5 डिग्री टेम्परेचर होते हैं, ये गर्मियों में 40, 45, 50 तक पहुंच जाते हैं। तो उतने टेम्परेचर पे वो मेंशन नहीं है वो एक्सपेरिमेंट, लेकिन अगर हम उतने वेरिएशन पे करेंगे तो हमारा रीडिंग गलत आएगा, ठीक है ना, रीडिंग गलत आएगा, जबकि हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सही है। तो जो हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उस वक्त हमारा पूरा फोकस्ड प्रोसीजर पे है, मेथड पे है, कैलकुलेशन पे है, रिजल्ट लाने पे है, मगर फिर भी नहीं आ रहा क्योंकि वो सराउंडिंग की वजह से, लेकिन हमारा उस वक्त फोकस वहीं होता है। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम, हम लोग सिस्टम में है। कितनी बात में सिस्टम, सराउंडिंग, ठीक है ना। सिस्टम के बाद आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग बोलते हैं द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than system, other than a system is called surrounding, ठीक है ना। सराउंडिंग बोलते हैं सिस्टम को छोड़कर बाकी जितना भी पार्ट है वो सब सराउंडिंग कहलाता है, ठीक है ना। एक सिस्टम में जो हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, या एक सिस्टम में जो हो रहा होता है उस पे सराउंडिंग का असर तो होता है, सिस्टम पे फोकस होता है, सराउंडिंग का असर तो होता है, लेकिन फिर भी सिस्टम का ही ऑब्जर्वेशन को काउंट करते हैं। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे माइक बजाने लगे या गाना बजने लगा, तो ज़ाहिर है वो तो उधर बजा रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसकी आवाज़ तो हमें डिस्टर्ब करेगा। तो सराउंडिंग का इम्पैक्ट पड़ता है सिस्टम पे। तो एक सिस्टम को अगर हम लोग स्पेसिफाई कोई भी चीज़ करते हैं एक सिस्टम से, या एक सिस्टम पे जो हीट का देते हैं लेते हैं, तो उस पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, तो पहले उस पैरामीटर को स्पेसिफाई करते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर के बेस पे हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो उन पैरामीटर्स को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम में कौन कौन से चीज़ें हैं जो वैरी करती हैं, उसे हमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। तो उसको हम लोग करते हैं वेरिएबल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अगला टर्म कर रहे हैं हम लोग वेरिएबल ऑफ द सिस्टम, वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम्स, ठीक है ना। अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय इट्स pressure, volume, temperature, ये मेन है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तो मेन है। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अगर सिस्टम में अगर गैस ले रहे हैं, आमतौर पे थर्मोडायनामिक्स से क्या देखा गया है कि जितने भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे उसमें गैस ही लेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर गैस लेंगे, और गैस के ऊपर जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट जो लेंगे तो उससे चेंज आएगा। तो इसलिए हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस भी लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या बताया एटसेट्रा, क्या बताया कि एक सिस्टम का जो वेरिएबल है, स्पेशली वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसके अलावा इंटरनल एनर्जी भी है, नंबर ऑफ गैस ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये हम लोग स्पेसिफिक करते हैं। जब भी कभी ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं तो पहले बताते हैं कि इसका टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस इतने हैं, और हम लोग हीट देंगे तो क्या चेंज हो रहा है प्रेशर में, टेम्परेचर पे, वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है। तो इन सब चेंजों को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में, तो इसे हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। कितनी बात सुन में, क्या बताया कि किसी भी सिस्टम को अगर हम लोग स्पेशली स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो एक सिस्टम पहले हम लोग लेते हैं और देखते हैं जो हीट चेंज करते हैं, मोड ऑफ हीट चेंज। क्या देखा कि हम लोग किसी भी सिस्टम को हीट ही तो चेंज, थर्मोडायनामिक्स में हीट ही तो चेंज करना है। या तो सिस्टम को हीट देंगे
या हीट लेंगे, उसकी वजह से टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे क्या असर पड़ रहा है। तो कैसे कैसे हम लोग हीट चेंज कर सकते हैं एक सिस्टम को। एक सिस्टम को कैसे हम लोग दिखाते हैं, पहले देखिए, एक हम लोग ऐसे एक कंटेनर लेते हैं, ये एक मूवेबल पिस्टन होता है, मूवेबल पिस्टन होता है, ये पिस्टन होता है जैसे ढक्कन हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर गैसेस हैं, ठीक है ना, और इस गैस का अपना एक टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ठीक है ना। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अपना एक दिया हुआ कि इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, इतना वॉल्यूम है, ठीक है, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को कितनी बात समझ। तो ये सिस्टम है, सिस्टम का स्पेसिफाई किया हमने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम से, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको हीट चेंज करना चाहें तो कैसे, कौन कौन से मोड से चेंज कर सकते हैं। तो क्या बताया कि एक सिस्टम के हीट को चेंज करने के लिए दो मेथड है। एक है हीट सप्लाई, हीट सप्लाई एक तरीका से ये कर सकते हैं, या फिर वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। हीट सप्लाई की जगह पे हम लोग हीट चेंज कर देते हैं, हीट चेंज, ठीक है ना, क्योंकि या तो हीट देंगे या हीट लेंगे, दोनों ही कंडीशन आता है। सप्लाई का मतलब सिर्फ हम लोग दे रहे हैं, तो इसलिए हीट चेंज एक तरीका है इस सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को चेंज करने के लिए, या फिर दूसरा है वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन कैसे करते हैं, इस पिस्टन के हिसाब से करते हैं। कितनी बात में पहला जो मोड है हीट चेंज का, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे एक हमारा ये सिलेंडर है और इसको हम लोगों ने हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे, ठीक है ना। हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके हीट करने की वजह से ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, अभी हमने बताया कि थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादातर गैस का ही हम लोग रोल करते हैं, क्योंकि गैस जो है ना थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। थोड़ा सा भी हीट चेंज करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में आ जाएंगे, ठीक है ना, और उस रैंडम मोशन की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी बदलता है। कितनी बात में काइनेटिक, रैंडम मोशन होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। बढ़ने की वजह से वो प्रेशर पे जाके, वो सॉरी कंटेनर पे जाके एक प्रेशर लगाता है, और उस प्रेशर की वजह से इधर 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 ये पिस्टन पे भी प्रेशर लगाता है, ठीक है ना। अगर पिस्टन को फ्री छोड़ देंगे तो पिस्टन का वॉल्यूम भागने लगेगा, या प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस सिस्टम का अगर हीट बदलना है तो इसका जो है, इसको हीट से एक तो हीट देंगे या फिर कूल करेंगे, किसी सिस्टम के जरिए इसको कूल करेंगे तो फिर इसका टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम भी कम होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का रैंडमनेस कम हो जाता है, तो वो भी कम होता है, प्रेशर भी कम होता है, ठीक है। तो ये हीट चेंज का एक तरीका है, किस तरीके से हम लोग इसका हीट चेंज करते हैं। लेकिन अगर एक सिस्टम को हीट नहीं दे रहे हैं, एक सिस्टम को हीट कुछ भी नहीं दे रहे, तो अभी जितना उसके अंदर एनर्जी है वो उसका इंटरनल एनर्जी कहलाता है। उसके अंदर जो एनर्जी हम दिया नहीं ना, वर्क डन किया, तो उसका इंटरनल एनर्जी कहलाता है। इंटरनल एनर्जी एक गैस में किसकी वजह से होता है। गैस जो ना, जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो दो तरीके गैस लेते हैं, एक होता है रियल गैस, एक होता है आइडियल गैस। कितनी बात में रियल गैस में जो एनर्जी हम लोग देखते हैं इन रियल गैस, ठीक है ना, रियल गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही लेते हैं रियल गैस के अंदर। इसके अंदर जो गैस है रियल गैस ले रहे हैं, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल दोनों कंसीडर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है इसके अंदर जो है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। ये इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होता है। एक जो गैस का मॉलिक्यूल है वो अपना भागते भी रहता है, गैस का मॉलिक्यूल है इधर उधर भागते रहता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन वो गैस के मॉलिक्यूल है तो दो एटम एक साथ मिले हुए हैं, तो वो दोनों वाइब्रेट भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसलेटरी मोशन, तो ये सिंपल जो रैंडम मोशन होता है उसका ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन यानी अपने एक फिक्स पाथ पे वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे ऐसे।
और रोटेट करते थे इधर उधर, रोटेट करते थे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी वजह से होता है। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से। जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो अट्रैक्शन की वजह से भी एक तरह का एनर्जी डेवलप होता है, वो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जो रियल गैस होता है उसमें ये दोनों ही एनर्जी होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब आइडियल गैस लेते हैं, आइडियल गैस का तो पूरा एक चैप्टर ही है, थर्मल इफेक्ट ऑफ द आइडियल गैसेस। तो वो आइडियल गैस जो लेंगे अगर आइडियल गैस, तो इसके अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी किस तरह का होता है? ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, इस तरह के मोशन का एनर्जी होता है। तो एक सिस्टम को अगर हम लोग हीट नहीं दे रहे हैं या वर्क डन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसका अपना एक इंटरनल एनर्जी है। और वो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऐड करके जितना होता उतनी एनर्जी है, ठीक है ना। वो रियल गैस आइडियल गैस के हिसाब से अलग में वो कर लेते हैं, मगर उसके अंदर एनर्जी होता है। जो उसका एनर्जी होता है पहले से ही, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो किसी सिस्टम में उसका अपना एक इंटरनल एनर्जी है। जैसे तो हम बता रहे थे कि एक सिस्टम होता है, अगर हम लोग हीट नहीं भी दें तब भी उसका अपना एक एनर्जी होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब अगर हीट देते हैं तब भी उसकी वजह से हीट बढ़ता, अगर हीट लेंगे तो हीट घटेगा। लेकिन जो ये सिस्टम था जब हम लोग हीट नहीं दे रहे थे, तो उस वक्त उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी सब एक स्पेसिफिक वैल्यू था उस वक्त। लेकिन हमने जब हीट दिया तब उसमें चेंज आने लगा, वो चेंज को हम लोग ऑब्जर्व करने लगे, वो चेंज को हम लोग ऑब्जर्व करने लगे, क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। इसी तरह से बोला क्या, वर्क डन करके भी हम लोग इसका एनर्जी को चेंज करते हैं, इसको एनर्जी को चेंज करते हैं। यहाँ मोड ऑफ हीट है ना, एनर्जी को चेंज करते हैं। तो कैसे, अगर एक होता है कि अगर हम लोग इसको अगर इसका पिस्टन का प्रेशर अंदर से बढ़ जाए, ठीक है ना, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो जब ये ऊपर मूव करके जाता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है ना, एक्सपेंशन होता है। और अगर हम लोग इसको प्रेशर ऊपर से प्रेशर लगा के नीचे लेके आए, जैसे ऊपर से हम लोग प्रेशर लगा के ऊपर से इसको नीचे लेके जाएंगे यहाँ वापस इसी जगह पे, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो एक होता है एक्सपेंशन और एक होता है कंप्रेशन। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? मैं इधर लिख लेता हूँ, कंप्रेशन। तो वर्क डन जब करते हैं तो सिस्टम जो है या तो एक्सपेंड होता है या कंप्रेस होता है। हीट में क्या होता है, या तो सिस्टम को हीट देते हैं या हीट लेते हैं। यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिया गया है, हीट का, वर्क डन का साइन कन्वेंशन। क्या लिया है साइन कन्वेंशन, वो देखते हैं। साइन कन्वेंशन क्या दे रखा है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम इसे देते हैं पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से अगर हीट रिलीज होता है तो इसको हम लोग नेगेटिव साइन देते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिया वर्क डन के हिसाब से, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं, एक्सपेंशन, पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक है ना। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है ना, कंप्रेशन।
इससे हम लोग नेगेटिव दिखाते हैं, नेगेटिव से। तो ये साइन कन्वेंशन है। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। बाय द सिस्टम को एक्सपेंशन बोलते हैं और ऑन द सिस्टम को कंप्रेशन बोलते हैं। अब देखते हैं कि इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो कैसे कैसे चेंज होता है। तो क्या होता है, अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, नोट कर ले इसे। तो टॉपिक दे रखा है वह है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है ना। इंडिकेटर डायग्राम क्या बताएगा, इसको पीवी ग्राफ को, पीवी ग्राफ इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है ना। पीवी ग्राफ क्या मतलब होता है इसका देखते हैं हम लोग। क्या बताया कि ये एक हमारा सिस्टम है। ये देखिए, ये सिस्टम को आप ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कभी हम लोग सिस्टम बोलेंगे तो इसमें एक गैस, इसका अपना एक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इसका पिस्टन होगा, मूवेबल पिस्टन होता है इसमें। पिस्टन जो ना मूवेबल होता है, जब वेरिएशन होगा तो, लेकिन वो मेंशन किया जाता है कि वो अभी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन एक मूवेबल पिस्टन होता है इसका। तो हम लोगों ने ये पिस्टन ले लिया, ये ठीक है ना। ये मूवेबल पिस्टन होता है, इसका अपना प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इस तरह से ये, ठीक है। कितनी बात सुनी। तो ये ग्राफ को देखते हैं और उसके बाद बताते हैं इंडिकेटर डायग्राम। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस जानते हैं, जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, डाइजेशन प्रोसेस, सर्कुलेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है। प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि एक काम हो रहा है, एक जगह शुरू होता है और बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस आते हैं और एक फाइनल स्टेज तक जाता है। उसका इनिशियल एक स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक उसका एक एम होता है, जिस एम के रेफरेंस में वो काम हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं डाइजेशन प्रोसेस, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी को जो हम लोग खाना लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट करना है, तो वो शुरू हो के एंड तक जाएगा, वो पूरा प्रोसेस हो रहा होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस। इसी तरह से बोला क्या कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और एक स्पेसिफिक एम के अंडर में वो काम हो रहा होता है, ठीक है ना। अब जैसे बोला क्या, एक होता आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं बोलता हूँ एक वर्ड है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। आइसो का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर भी बोलेंगे, अभी मैं इसको बताऊंगा। ये प्रोसेस क्या मतलब हुआ है कि एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसका सराउंडिंग है, अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल रहे, सिस्टम का भी जितना टेम्परेचर है उतना ही सराउंडिंग का भी टेम्परेचर है, बाकी जो पैरामीटर्स है, जैसे स्पेशली प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होता ना। अब जैसे मैंने जितना गैस लिया, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गया, जितना भी लिया, जैसे 1 मोल लिया है या 2 मोल लिया तो फिक्स हो गया, अब वो चेंज नहीं हो सकता। हीट के या वर्क डन के करने से या हीट को एक्सचेंज करने की वजह से ये नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस चेंज नहीं हो सकता। जितना उसका इंटरनल एनर्जी था वो उतना ही था। अब हम हीट देंगे, लेंगे तो उससे बढ़ेगा घटेगा, पर उसका इंटरनल एनर्जी एक हम लोगों ने मान लिया कि इतना है, तो वो उतना ही रहेगा। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है या नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेस है, वो फिक्स हो जाते हैं। अब हम लोग अगर जैसे टेम्परेचर को या प्रेशर को या वॉल्यूम को चेंज करेंगे, तो इन तीनों पे इफ़ेक्ट हम लोग मेनली रीडिंग करते हैं। मेन जो रीडिंग हम लोग लेते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे क्या रीडिंग होता है।
अब जैसे हम लोग आइसोथर्मल बोला है, इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, दोनों बराबर है। अब अगर हम लोग पिस्टन को ऊपर नीचे करें तो वर्क डन करेंगे, ठीक है, या हीट दें तो इसका हीट बढ़ेगा, या हीट निकाले तो हीट घटेगा। तो वो हीट के देने लेने से प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन सेम ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है ना। तो मैं इसको एक छोटा सा लिख देता हूँ, अ प्रोसेस इन विच temperature of the system and surrounding remain same, ठीक है ना। सिस्टम का सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम रहेगा, बाकी वॉल्यूम में प्रेशर में क्या चेंज हो रहा है जब हम लोग हीट चेंज कर रहे हैं या वर्क डन कर रहे हैं, वो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा। कितनी बात समझ, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं हम लोग, ये प्रोसेस को बता दे रहा हूँ मैं, तो इसके बाद ये करेंगे। इसी तरह से दे रखा है आइसोथर्मल के पास आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, एक होता आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना, एक ये भी होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब आइसोबैरिक का क्या मतलब हुआ, आइसोबैरिक का मतलब प्रेशर रिमेन सेम, आइसोबैरिक प्रेशर रिमेन सेम, यानी कि जो सिस्टम का प्रेशर होगा अनसराउंडिंग का प्रेशर होगा वो सेम रहेगा, बाकी टेम्परेचर में और वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, हीट के देने लेने, वर्क डन करने, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम होने पे वॉल्यूम में टेम्परेचर में क्या चेंज होगा वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है सिस्टम का सराउंडिंग का। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, इसमें हो गया। आइसोकोरिक में क्या होता है आइडिया, कोरिक मतलब वॉल्यूम, आइसोकोरिक मतलब इस सिस्टम का जितना वॉल्यूम है वो अभी भी वही रहेगा, बाद में भी वही रहेगा। वो जो चेंज देखेंगे प्रेशर में और टेम्परेचर में, अगर हम लोग हीट दे रहे हैं या हीट ले रहे हैं या वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं या वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो वॉल्यूम को उतना ही रख के प्रेशर एंड टेम्परेचर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, कितनी बात सुन में, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। आगे चले हम लोग, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलता है, जिस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोथर्मल में क्या था, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन सेम। आइसोथर्मल अभी तो पहले किया था, यहाँ पे था आइसोथर्मल, ठीक है ना, आइसोथर्मल पहले यही किया था, ठीक है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर डिफरेंट, ठीक है ना, जो सिस्टम का टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना, वो दोनों मैच नहीं करेगा। बाकी जो चेंजेस हो रहे हैं प्रेशर टेम्परेचर वो वॉल्यूम में हम देखेंगे, हीट के चेंज होने, वर्क डन होने की वजह से वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, वो ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है वो सेम नहीं होता। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एडियाबैटिक को भी पढ़ेंगे, समझेंगे, और अच्छा है वो टॉपिक, आगे चलेंगे। ये समझ में आ गया प्रोसेस, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। कितनी बात सुन में,
आगे चलते हैं, इसे मिटा देते हैं, पीवी ग्राफ जो कर रहे थे उसे करने चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिए सब लोग। पीवी डायग्राम में क्या बताया कि पीवी ग्राफ में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, अगर हम लोग प्रेशर या वॉल्यूम में चेंजेस लाएंगे तो वो कैसा ग्राफ बनेगा। तो क्या बताया कि अगर ये पिस्टन एक्सपेंड करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। अभी हमने एक ग्राफ बनाया था पीछे, तो ये पिस्टन जब एक्सपेंड करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। ठीक है ना, हम लोग dx दिखाते इतना ऊपर गया हाइट के हिसाब से, कितनी बात में। तो जब भी कभी हम लोग गैस एक्सपेंड करेगा उसको हम लोग दिखाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, उसको हम लोग दिखाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। और जब कंप्रेस करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। दो बातें ये हो गई। दूसरा ये कि या तो हीट दे या हीट लें, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं कि जब भी अगर हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, स्पेशली एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। तो जब भी कभी टेम्परेचर सेम रखना चाहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कराना चाहते हैं, तो वो जो सिस्टम है बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे होंगे वो हल्के 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 आ रहे होंगे। जैसे हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम काम कर रहे हैं वो सब अपने स्लो प्रोसेस से काम कर रहे हैं। अगर हम लोग दौड़ने लगे तो ये फास्ट प्रोसेस होगा, तो टेम्परेचर वेरी करने लगेगा, टेम्परेचर वेरी करेगा। तो टेम्परेचर वेरी करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो फिर पसीने निकलने लगते हैं। पसीने क्यों निकलते हैं? टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो टेम्परेचर बढ़ गया है वो पानी एवापोरेट होकर निकल जाता है, फिर टेम्परेचर को डाउन करके फिर अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो लेकिन टेम्परेचर बढ़ा कैसे? वो फास्ट एक्शन होने की वजह से। तो जब भी कभी कोई प्रोसेस आइसोथर्मल हो रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये लाइन को, आइसोथर्मल हो रहा है इसका मतलब सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, जो कुछ भी, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। और स्लो रहेगा तब सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों सेम चलेगा, आइसोथर्मल हो रहा होगा। तो अभी जैसे हम लोग पीवी ग्राफ दिखाने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग आइसोथर्मल मान के चलते हैं कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मली काम कर रहा है। तो टेम्परेचर तो अंदर का बाहर का फिक्स हो गया। अब अगर ये एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा कि ये सिस्टम से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है। ये जो गैस इतना था इसका प्रेशर मान लेते हैं 2 atm है, 2 atm प्रेशर है। और वॉल्यूम जो मान लेते हैं हम लोग इसे 3 लीटर मान लेते हैं हम लोग, इसका वॉल्यूम है गैस का। कितनी बात सुनिए, ये प्रेशर कैसे लग रहा होगा, ये कैसा प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा होगा। ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे जा रहे हैं, ऐसे तो ये कंटेनर के अंदर, ये जैसे सिलेंड्रिकल कंटेनर है, तो गैस के मॉलिक्यूल उसके वॉल से जाकर टकराते हैं, टकराते वॉल से जाकर टकराते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एक यूनिट एरिया वॉल पे, एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वही प्रेशर को जनरेट कर रहा है वॉल पे। तो ऊपर पिस्टन भी है, ये पिस्टन है, कितनी बात समझ। तो ये पिस्टन पे भी उसी तरह से गैस जाके टकरा रहे होंगे, बात समझ रही है। ये पिस्टन पे भी गैस जाके टकरा रहे होंगे और कितना फोर्स पर एरिया जो लगा रहे होंगे उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। कितनी बात समझ में। ये पिस्टन पे अंदर से प्रेशर लग रहा है गैस की वजह से, और बाहर से भी प्रेशर लग रहा है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितनी बात सुनिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm, ठीक है ना। कमाल ही कर दिए, मेरे मुंह देख रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं जानते। बचपन से 2 हाथ उठा के चल रहे अपने सर पे, मैंने बताया है 1.0110 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना प्रेशर लगता है, ठीक है ना। हमारे सर पे कितना कुछ। तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm।
तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। और हम लोग सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर कितना दिखा रहे हैं हम लोग, 2 atm, ठीक है ना। तो कौन प्रेशर ज़्यादा है, गैस के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। तो जिधर प्रेशर ज़्यादा होता है वो प्रेशर जो है उधर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये पिस्टन मूव करेगा, क्योंकि ये पिस्टन जो है फ्री मूवेबल है, ठीक है ना, फ्री मूवेबल पिस्टन है ये। तो जब ये हाई प्रेशर है अंदर से तो ये पिस्टन हल्के हल्के ऊपर जाने लगेगा। जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा होगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। क्या वॉल्यूम पहले से तो 3 लीटर था, अब ये वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। यानी जैसे से ये पिस्टन ऊपर जा रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर घट रहा होगा। प्रेशर क्योंकि यहाँ पे 2 था ना, तो जब ऊपर जाएगा तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। एक लॉ है गैस में, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। हम लोग आइडियल गैस जब पढ़ेंगे उसमें, तो आइडियल गैस में क्या दे रखा है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। या PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे बोल सकते हैं। कितनी बात सुन में, ये एक अलग टॉपिक है, वो अलग पढ़। तो क्या बताया कि अगर मान लो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा। कितनी बात सुन में। तो यहाँ पे जब प्रेशर लग रहा था तो ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ने लगा, वॉल्यूम बढ़ने लगा तो प्रेशर घटने लगा। अब ये उस वक्त तक ऊपर जाता रहेगा जब तक इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर बराबर ना हो जाए, तब तक ये पिस्टन ऊपर जाता रहेगा। कितनी बात सुन, हल्के हल्के ये ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि हल्के हल्के इसलिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना। और ये ऊपर जाते 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 मान लो यहाँ पे जाकर ये रुक गया फिर से। क्यों रुक गया, क्योंकि इसका अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों बराबर हो गए। यानी अंदर का प्रेशर यहाँ पे 1 atm हो गया और बाहर का प्रेशर जो लग रहा है वो भी 1 atm है, तो ये पिस्टन जाके वहाँ पे रुक गया। लेकिन जब ये यहाँ से चलते चलते यहाँ तक गया है तो वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है तो वर्क डन हुआ है, वर्क डन हुआ है। कितनी बात सुनी। तो वर्क डन हम बाद में भी डिस्कस करते हैं, अभी हम सिर्फ इसको ग्राफ से दिखाते हैं। PV ग्राफ को एक्सपेंशन कर रहा है, अभी तो ये एक्सपेंड कर रहा था ना, ये तो एक्सपेंशन कर रहा है, तो इसका ग्राफ से दिखाते हैं कि कैसे इसको ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। ये दे रखा प्रेशर, ये दे रखा वॉल्यूम। ये पहला जो स्टेज था A P1 V1, ये यहाँ वाला स्टेज था, ये A पोजीशन था यहाँ पे A, ठीक है ना। उस वक्त का जो प्रेशर था P1 था, V1 था, प्रेशर वॉल्यूम। लेकिन ये P1 ज़्यादा होने की वजह से ये एक्सपेंड कर रहा है, तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो हल्के 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 ऐसे जाएगा ये। और ये हम लोगों ने देखा एरो से। अब ये B पे जाके रुक गया, यहाँ पे P2V2, ये इसका B पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं तो ये B पॉइंट है, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा P2V2 हो जाएगा। और ये देखिए, ये हम लोगों ने ग्राफ से दिखा एक्सपेंशन को। ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे दिखाते हैं ना, क्लॉकवाइज ऐसे कांटे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये एरो देखिए लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज आ रहा है। तो एक्सपेंशन के ग्राफ को क्लॉकवाइज से दिखाते हैं। कितनी बात सुनी, इतनी बात सुन में आ गई। यहाँ पे गैस इनिशियली जो था, यहाँ पे हम लोगों ने इसका करेक्टर दे दिया A पे, इसका P1V1 प्रेशर एंड वॉल्यूम था। B पे जाने के बाद इसका जो है प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, ठीक है ना। एक्सपेंड किया तो इससे हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट कर दिया इस तरह से, ये एक्सपेंशन ग्राफ हो गया। वर्क डन कितना किया है, ज़ाहिर है ये यहाँ से यहाँ तक वर्क डन किया, तभी हम पूरा ड्राइव करके दिखाएंगे, मगर वर्क डन कितना किया यहाँ ग्राफ पे मैं समझाता हूँ। क्या बताते हैं कि PV ग्राफ के अंडर में जितना एरिया आएगा वो वर्क डन हो जाएगा, उतना ही वर्क डन होगा। कितनी बात सुन में आई। ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ था प्रेशर वॉल्यूम, तो ये तो प्रेशर हो जाएगा P1 यहाँ पे, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा V1 यहाँ पे। और जब यहाँ फाइनली यहाँ पे गया तो यहाँ से ये P2 ये प्रेशर हो जाएगा और ये V2 वॉल्यूम हो जाएगा। कितनी बात सुन में।
इसका, इस पे एक्सिस पे दिखा रहे हैं। और ये जो पूरा यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा एरिया आएगा, ठीक है ना, इसे मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसको। कितनी बात सुन में, ये जो एरिया आएगा, ये हमारा टोटल एरिया जो ना वर्क डन हो जाएगा। ये टोटल जो एरिया आएगा, ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है ना। पीवी ग्राफ का अंडर में जो एरिया आएगा एक्सपेंशन में, उसे हम लोग कहते हैं वर्क डन। यानी हमें वर्क डन निकालना हो तो हम इस एरिया के, यानी इसका यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ से लाइन का, ये जो फिगर बन जाएगा इसका हम लोग वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालने का आगे हम मेथड बताएंगे, मगर अभी हम लोग पीवी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक आपको याद होगा मोशन में हम लोगों ने बताते थे कि वीटी ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या वीटी ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो उसका जितना एरिया होता है वो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, वहाँ पे बताया था, देखा होगा। तो वीटी ग्राफ में जो वीटी ग्राफ होता है उसका जो एरिया निकालते हैं वो हमारा वर्क डन के बराबर होता है। ऐसे यहाँ पीवी ग्राफ में जो एरिया आएगा पीवी ग्राफ का, वो हमारा वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन का ग्राफ हो गया। अब हम लोग कंप्रेशन का ग्राफ बनाते हैं। कंप्रेशन का ग्राफ इधर से मिटा दे थोड़ा सा, यहाँ पे करते हैं। जायना को तो अब देखिए कंप्रेशन में क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे है और यहाँ से हम लोग इसको दबाएंगे, स्लोली दबाएंगे तो नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो वॉल्यूम घटेगा। जब वॉल्यूम घटेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जब वॉल्यूम घटने लगा तो प्रेशर बढ़ने लगा। तो फिर हम लोग ऐसे ऐसे नीचे जाते जाएंगे, वॉल्यूम घटता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम घटता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, इस तरह से। और फिर ए पे आके नेचुरल जो पोजीशन था वहाँ पे छोड़ दिया। हम लोग नीचे भी जा सकते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे छोड़ दिया। अब इस ग्राफ को, कंप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पीवी ग्राफ पे, तो इसे हम लोग यहाँ पे पीवी ग्राफ बना रहे हैं। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। और ये ए पोजीशन है P1 V1 और यहाँ B पोजीशन है P2 V2। और इसका एरो देखिए हम किधर से दिखा रहे हैं, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं, ठीक, ऐसे दिखा रहे हैं। क्लॉक में, घड़ी में तो टाइमिंग ऐसे जाता, ऐसे दिखा रहे हैं हम लोग, इस उल्टा बना दिया हमने ऊपर। तो अब ये क्या हुआ, ये कंप्रेशन का हो गया ग्राफ, ये कंप्रेशन का हो गया, ठीक है। ये था एक्सपेंशन का। इसमें एरो लाइन ही मेन है, एरो से जो दिखाते हैं हम लोग वो मेन है। क्लॉकवाइज से दिखाएंगे वो एक्सपेंशन को दिखाता है, और कंप्रेशन को एंटी का बैक करता हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ बैक करता हुआ। कितनी बस में। तो जब हम लोग पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी पोजीशन था, यहाँ पे P2 V2 था। अब हम लोगों ने प्रेशर वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम करते जाते तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे वॉल्यूम इतना था, यहाँ पे है ना, यहाँ ये V2 था। अब हम लोगों ने वॉल्यूम कम कर रहे थे, इससे कम हो गया वॉल्यूम, यहाँ लेके आए वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन प्रेशर देखिए, यहाँ प्रेशर इतना था, यहाँ प्रेशर, तो ये प्रेशर बढ़ने लगा, इधर जा रहा ना ऊपर की तरफ। अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो ये वॉल्यूम और घट गया, वॉल्यूम और घट गया ये, लेकिन प्रेशर बढ़ गया ये इस पर। कितनी बात सुनी। तो जैसे जैसे वॉल्यूम कम करते जाएंगे प्रेशर इसके ऊपर उठता जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे प्रेशर था, इनिशियल वॉल्यूम था ये, अब वॉल्यूम आगे बढ़ता गया, इधर से आगे बढ़ता गया। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था तो प्रेशर ये आ गया, अब वॉल्यूम ये आ गया, किसका, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नीचे जैसे एक्सपेंड किया तो प्रेशर घटा तो वॉल्यूम बढ़ा, और नीचे आएंगे तो प्रेशर यहाँ घट जाएगा और वॉल्यूम यहाँ बढ़ जाएगा। तो इसमें वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, यहाँ वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कंप्रेशन ग्राफ बनाते हैं।
अब अगला जो टॉपिक है, समझ में आ गया पीवी ग्राफ। तो एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है कंप्रेशन। दो ही ग्राफ होते हैं पीवी ग्राफ के, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। आगे बोला क्या कि वर्क डन कैसे निकालते हैं या वर्क डन का क्या रिलेशन होता है, ठीक है।